नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ये 50 क्वेश्चन का पूरा जीएस का मॉडल पेपर है आप लोगों के आगे, जो कि मॉडल पेपर है ये जूनियर सुपर टेट की जो परीक्षा होने जा रही है उसका, कि किस तरीके से 50 नंबर का जो आपका 50 क्वेश्चन का जो आपका पोर्शन आने जा रहा है जूनियर सुपर टेट का, मतलब जूनियर हाई स्कूल की जो टीचर वैकेंसी है उसका, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चेंस के लिए आप लोगों को तैयार होना चाहिए। और ये वो क्वेश्चन है जो लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हमने रीजनिंग वगैरह सारे जो पैटर्न है एग्जैक्टली उसी को फॉलो किया है। करंट अफेयर्स के साथ सब चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट है जीआईसी की परीक्षा के लिए, इक्वली इंपॉर्टेंट है पीसी जैसी परीक्षा के लिए, बिकॉज लेवल आपको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा लिया गया। चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में थोड़ा जोर डालेगा ये क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रमांक, मतलब टाइम फ्रेम पूछा हुआ, कौन कभी आया, कौन कब आया, है ना। अब देखिए यह क्या शानदार क्वेश्चन है। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा के सिक्के, जो मुद्रा चांदी के सिक्के जो थे, लोहे का हल और नगर संस्कृति, इसमें से कौन सी घटना पहले हुई ये बताना है। तो देखिए आपको पता है कि हमारा देश जो है नगर संस्कृति, अर्बन सिविलाइजेशन बहुत पहले से रही है ना। सिंधु घाटी सभ्यता करीब 2500 बीसी अगर आप देखेंगे तभी आपको ये मिल जाएगा कि 2500 बीसी के आसपास हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन मानी जाती थी। बिकॉज जो उसके बड़े शहर थे वो शहरीकृत थे, बड़े जो एरिया थे वो बहुत शहरीकृत थे और बहुत वेल मेंटेन्ड और अच्छी इंजीनियरिंग का वहाँ नमूना मिलता है। इसके बाद लोहे का हल, तो लोहे का यूज़ हमने शुरू कर दिया था लेटर वैदिक पीरियड के दौरान में 1000 बीसी के आसपास में। ये उम्मीद है कि इसका यूज़ होना शुरू हुआ था। फिर चांदी के सिक्के और फिर सोने के सिक्के सबसे लास्ट में हुए थे यूज़, जो कनिष्क वगैरह ने प्योर सोने के सिक्के चलाए थे। वैसे सोने के सिक्के तो यूनानियों ने, इंडो ग्रीक्स का जब इंडिया पे आक्रमण हुआ था, कॉन्फिडेंस है ना, कुजुल कॉन्फिडेंस, इन लोगों ने भी चलाए थे। तो इसको सीक्वेंसिंग अगर देखें तो सबसे पहले हम नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, तो चौथा और तीसरा, फिर दूसरा, पहला डी ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा। देखिए भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है, मतलब ब्रॉन्ज एज की थी, उसमें ब्रॉन्ज का यूज मिलता है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद, मतलब थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 बीसी, मतलब ईसा पूर्व के आसपास हुआ। वही क्लियर हो गया। इसके बाद सबसे प्राचीन जो आहत सिक्के हैं वो 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में आए, मतलब जब महात्मा बुद्ध का जो पीरियड शुरू हुआ था उस दौरान में आपको चांदी के सिक्के देखेंगे। और सबसे लास्ट में आप लोगों को सोने के सिक्के दिख रहे हैं। सोने के सिक्के अगर देखा जाएगा तो मौर्यास के बाद मिले हैं, है ना, लेटर मौर्यास में मिले हैं, या जो उत्तर मौर्यकालीन, मौर्य के बाद जो खालीपन आया वहाँ विदेशी आक्रमण हुए, तो विदेशी आक्रमणकारियों ने जो इंडिया में बसने लगे तो उन लोगों ने सिक्के चलाए सोने के। तो सबसे पहले सिक्के इंडो ग्रीक्स के नाम जाता है, कनिष्क का नाम आता है जब हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड की बात करते हैं। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वैदिक देवता इंद्र, मतलब वैदिक काल में, वैदिक पीरियड जो हमारा माना जाता है करीब 1500 बीसी से 600 बीसी के आसपास, ठीक है जी। इसमें 1500 से 1000 वाले पीरियड को ऋग्वैदिक काल और इसके बाद वाले को 1000 से 600 बीसी वाले को उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, ठीक है जी। तो इस समय इंद्र एक बड़े देवता माने जाते थे, ठीक है। तो किस चीज के देवता थे? ऑप्शन है झंझावत, आंधी तूफान, वर्षा, पापियों को दंड देने वाले, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, वर्षा के देवता। तो ये तो करेक्ट है ही, फोर्थ तो करेक्ट है। तो देखो फोर्थ किस किस में है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है इसका मतलब, ठीक है। दूसरा, नैतिक व्यवस्था से उनका कोई रिलेशन नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। पापियों को दंड, ऐसा भी कोई रिलेशन उनका नहीं है। तो पहला और चौथा डी ऑप्शन के साथ चलते हैं। वर्षा से, बारिश से जुड़े हुए माने जाते थे ये, ठीक है जी। चलने दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तेजी के साथ। ये पीडीएफ आपको एमकृति में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यहां देखिए गोला कर लिया कीजिए, लास्ट में हम लोग सही नहीं अगर दिया है ना तो हमें गलत वाला निकालना है सर,
कई बार हम गलत उल्टा समझ लेते हैं क्वेश्चन को। अब इसमें से कौन सी बात गलत है, नीचे से शुरू करते हैं। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, एकदम सही बात है, एकदम सही है। खजुराहो के मंदिर को चंदेल राजाओं ने बनाया, बिल्कुल सही बात, चंदेल राजाओं ने बनाया था। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ओके। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, जहां चंद्रगुप्त मौर्य गए थे अपने अंतिम दिनों में, स्थित गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो जैन धर्म से संबंधित है और वो जैनियों के अंतिम तीर्थंकर के लिए बनाई गई थी, उनको दर्शाती है ये। क्या यह बात सही है? बी वाला पॉइंट भी सही है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मठ है। ऑप्शन ए में देखिए, जो श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, ये एक्चुअली जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके पुत्र से संबंधित है ये, तो ये तो बात फिट होती नहीं है, तो पहला पॉइंट गलत है, पहला पॉइंट गलत है। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखने जाए तो देखिए, श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह गंग शासक, तो किसने बनाया था? गंग शासक रचमल्ल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 993 ईस्वी में बनवाया था, ठीक है। और इस विशालकाय मूर्ति का निर्माण कराया। विशालकाय जो मूर्ति है, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं, बाहुबली, इनका नाम दिया गया ना बाहुबली, ये ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। सम्राट अशोक के राजदेशों का सबसे पहले विकुटन मतलब ट्रांसलेशन किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप, बी फॉर बॉम्बे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लेवल देखिए इस तरह का मिलेगा आपको, और चैनलों से कंपेयर करिएगा। आपको वाकई में हम एक दूसरे स्वप्न लोक में नहीं रहते कि हाँ हम लोग बस जी रहे ख्याली पुलाव में। क्वेश्चन के लेवल को इस तरह पढ़ने की तैयारी कर दीजिए शुरू। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चले, इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। सबसे पहले सम्राट अशोक के राजदेशों को, जो भी आर्काइव्स हैं सम्राट अशोक से रिलेटेड, हमेशा आप जेम्स प्रिंसेप को ही खोजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों से? पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है, कौन सही है, कौन करेक्ट है? एलोरा की गुफाएं शकाज ने बनाई थी क्या? शक शासकों ने। मीनाक्षी मंदिर पल्लवाज ने बनाई थी। खजुराहो चंदेल, ये तो करेक्ट था। महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। मीनाक्षी मंदिर पल्लवों ने बनाया था। शकों का एलोरा की गुफाओं से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। उस जगह पे, जिस जगह पे बना हुआ है उस एरिया में शकों का कभी शासनकाल रहा भी नहीं। शक वैसे भी नॉर्दर्न इंडिया में से रूलर्स रहे थे, ये विदेशी आक्रमणकारियों में से ही एक थे, ठीक। तो यह वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। देखिए अच्छा कौन सा करेक्ट है? ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रैप लग गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, ये तो गलत होगा ही, ये क्वेश्चन गलत होगा। यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो गई, सही बोल रहे हैं, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। राष्ट्रकूट ये नहीं होंगे, दक्षिण में तो राष्ट्रकूट थे ही नहीं। सिर्फ एक खजुराहो जो मंदिर है यही करेक्ट होगा, ठीक बात है। इसको लेके थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया, मेरा फोकस पहले वाले एलोरा पे ही चला गया, तो मुझे लगा कि गलत वाला पूछा हुआ, तो मुझे लगा बाकी सारे तो करेक्ट होंगे ही होंगे, इसलिए थोड़ा सा इशू हो गया। हटाइए इसको, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? बेसिकली ये अरब क्षेत्र में मक्का की जो हज के लिए लोग जाते थे तो प्राचीन काल में जाते थे, तो सूरत जैसे जो पश्चिमी घाट पे जो बंदरगाह थे वो बहुत प्राचीनतम और पुरानी बंदरगाहों में से एक है। तो जो सूरत का बंदरगाह है उसी को मक्का द्वार या बाबुल मक्का के नाम से जाना जाता था, बिकॉज वहाँ से मक्का जाने के लिए जहाज यूज़ किए जाते थे, ठीक है। मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसीलिए इसको बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, साइंस का क्वेश्चन दिख रहा है हमको ये। सर जल के अंदर मतलब पानी का जो बुलबुला होता है ना, जो बबल होता है, वो कैसा व्यवहार करता है? लेंस की बात हो रही है। जो पानी का बुलबुला होता है वो लेंस की तरह काम करता है, कनकेव लेंस की तरह या कन्वेक्स लेंस की तरह, उत्तल या अवतल? तो देखिए ये कनकेव लेंस की तरह काम करता है। साइंस में थोड़ा हिंदी में ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है, तो लेकिन बता दो कनकेव लेंस की तरह काम करता है। तो अब इसमें देखना होगा कौन से लेंस की बात हो रही है यार। ये हिंदी में थोड़ा सा इशू। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, अवतल लेंस की भांति काम करता है। बिल्कुल सही बात है, अवतल लेंस। अवसारी लिखा था ना, उसे कन्फ्यूजन होती है। अवतल मतलब जो कनकेव लेंस होता है उसकी तरह काम करता है। तो दिमाग बैठा लीजिएगा, कनकेव लेंस की तरह काम करता है, ठीक है।
चलिए इसी के साथ एक और बात बता दीजिए, हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, कनकेव की कन्वेक्स, कमेंट में डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रेडियो वेव्स होती हैं, जो रेडियो तरंगे होती हैं, दीर्घ रेडियो तरंगे या रेडियो वेव्स होती है, पृथ्वी की किस सतह में ट्रांसफॉर्म होती हैं, किस सतह में एक्टिव होती हैं? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल याद रखिए हमेशा, आयन मंडल, आयन मंडल में ही रेडियो वेव ट्रांसमिट होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भाई, आयन मंडल में परिवर्तित होती है। यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच मध्य में स्थित होता है। यह हवा विद्युत यहाँ की जो हवा होती है वो आयोनाइज्ड होती है ना, आयोनाइज्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है? देखिए जेट इंजन ऊपर जाता है, आग नीचे की ओर फेंकता है ना, देखा होगा आप लोगों ने करके। तो क्या है ये? ऑप्शन देखते हैं, रैखिक संवेग आरक्षण मतलब लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोणीय संवेग आरक्षण मतलब एंगुलर मोमेंटम, ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन, या द्रव्यमान संरक्षण मास कंजर्वेशन। एक्चुअली लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोशन होता है, मोमेंटम होता है, सीधे बिल्कुल है ना, लीनियर। ए जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग मतलब मोमेंटम, रैखिक मतलब लीनियर, संरक्षण मतलब कंजर्वेशन, लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। यार निम्नलिखित युग में से कौन सा साधारण टॉर्च के अंदर जो सेल पड़ते हैं ना, उसमें जो मसाला बनता है, जो टर्मिनल्स होते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित युग पेयर में से कौन सा साधारण टॉर्च किस सेल के टर्मिनलों को बनाता है? किसका यूज करके टर्मिनल बनाए जाते हैं? जिंक और कार्बन, कार्बन और जिंक, जिंक और कैडमियम, कार्बन और कॉपर। आपने देखा वो सेल जो होते हैं उसको काटेंगे आप तो बीच से एक रॉड सी गई होती काली सी, वो कार्बन होता है और ऊपर जिंक, ऊपर नीचे, ठीक है। तो जिंक और कार्बन ए। आपने देखा होगा एक रॉड जाती है काली सी, वो आपका कार्बन होता है, जैसे ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट, उसी से तो करंट फ्लो होता है। और यहाँ पे पूरा ये जिंक यूज होता है। डन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले, बता दिया भाई, ड्राई सेल होता है एक प्रकार का, वो सही बात है। अब देखिए वनस्पति तेल जो डालडा वगैरह जो घी होते हैं, वनस्पति ऑयल में हाइड्रोजनेशन के लिए, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनेशन करने के लिए किस कैटलिस्ट को यूज किया जाता है? देखिए जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही हो ना, ऑर्गेनिक मतलब जैविक अभिक्रियाएं हो रही हो, तो उसके अंदर सबसे मेन जो कैटलिस्ट होता है वो हमेशा निकल होगा। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो निकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कैटलिस्ट है। जैसे हमारे शरीर के जो रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, उसमें उत्प्रेरक खासतौर से एंजाइम्स होते हैं, उसी प्रकार से ऑर्गेनिक रिएक्शंस में खासतौर से काम निकल करते हैं। ठीक है, देखिए जीएस की क्लास ऑलरेडी चल रही है, 7678668827 व्हाट्सअप करके आप डिटेल ले सकते हैं, जीएस एसएसटी साइंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम देखें, देखिए जीएस बहुत कुछ डिसाइड करेगा, क्योंकि जीएस सबके लिए कॉमन है। कोई बहुत अच्छे मार्क्स जीएस में स्कोर कर सकता है, कोई बहुत नीचे रह सकता है, तो ध्यान देना होगा इसको। आपको बता दिया इस क्वेश्चन को, आपको एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत ही नहीं है। कॉपर सल्फेट का जलीय, अब ध्यान देना, देखो कॉपर सल्फेट की बात हो रही है, CuSO4 बोलते हैं। इसका जलीय घोल मतलब जब इसमें पानी मिला दिया आपने तो ये एसिड बना देता है। क्या बना देता है? एसिड। जी हाँ, एसिड बना देगा। ये बना देगा इसको H2SO4। कैसे? इसका जो हाइड्रोजन है कॉपर को रिप्लेस कर देगा और इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, तो ये H2SO4 बनाता है। बिल्कुल सही बात है जी, ये बिल्कुल सही बात है। तो क्या होता है? जल का अपघटन होता है, जल का अपघटन होता है। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन होना चाहिए, सी ऑप्शन। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा जिसे बोलते हैं, उसका अगर जलीय अपघटन होता है तो एसिड बना देता है। नेक्स्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? कौन सा करेक्ट नहीं है? पहले गोला यहाँ मारो, एग्जाम में यही करिएगा, टिक मार लेना लास्ट में जब मैच द फॉलोइंग करें। हमें गलत वाला चुनना है, मेरे से ही गलती हो गई थी अभी। ड्राई आइस क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। मस्टर्ड गैस जो कि खूब यूज होती थी युद्धों में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, रासायनिक युद्ध में प्रयोग होने वाला विषैला द्रव्य, एकदम ठीक बात। टेफ्लॉन
फ्लोरीन युक्त बहुलक, ये टेफ्लॉन कोटिंग जो होती है ना आजकल जो यूटेंसिल्स के ऊपर, बर्तनों के ऊपर, ताकि कोई खाना जले ना, तो टेफ्लॉन बेसिकली क्या होता है, फ्लोरोन युक्त बहुलक होता है, एक पॉलीमर होता है। बिल्कुल सही बात है जी। फुलरीन लिखा हुआ कि फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। फुलरीन में फ्लोरीन नहीं होता है, ये कार्बन का एलोट्रॉप होता है। कार्बन का क्या होता है, ये एलोट्रॉप होता है। ये गलत है, डी ऑप्शन गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मतलब वाटर ट्रीटी काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। आप लोगों ने हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर वीडियो देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा। मतलब ये वाटर ट्रीटी किस दो सागरों के बीच में है, जल्दी बताइए। उसको क्या बोला जाता है, उस जल डमरू को, इन दोनों सागरों के बीच में जो जल डमरू बना हुआ है, जो स्ट्रेट है, वाटर ट्रीटी बोला बार बार, स्ट्रेट है ना, बेरिंग स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, मलक्का जल डमरू या पाक जल डमरू। पाक जल डमरू तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जल्दी बताइएगा अभी। बॉस्फोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर के भी बीच में है, या जल डमरू मध्य। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक और क्वेश्चन, नियाग्रा वाटरफॉल दुनिया का बहुत ऊंचा वाटरफॉल माना जाता है। यह है अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे, ठीक है। तो कहाँ पे है ये, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं है, सीधी बात है। ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है, ओंटारियो झील है ना के मध्य वेलेंड नहर पर स्थित है जी। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ लोग जाते हैं देखने के लिए इसको। तो ओंटारियो झील के पास है ये, ओंटारियो झील के पास है और कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, किस बंदरगाह पे सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। मद्रास, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, बम्बई मुर्मुगांव या विशाखापट्टनम मुर्मुगांव। अब देखो ध्यान से, वेस्टर्न घाट से जो ट्रेड है वो ज़्यादा होता है आयरन का, खासतौर से वेस्ट के लिए भी। वैसे विशाखापट्टनम से भी काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन मुंबई बहुत इसमें सिग्निफिकेंट है, तो मुंबई के साथ लगा दो तो मुर्मुगांव, ये गोवा। सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मुंबई भी होना चाहिए, मुंबई भी होना चाहिए। मुंबई देखिए, जैसे मैंने बताया था कि विशाखापट्टनम में भी होता है, बिकॉज जो पैसिफिक रीजन की जो देश है वहाँ यहीं से ट्रेड होता है, जैसे जापान वगैरह के लिए, क्योंकि इंडिया उनको बहुत कच्चा माल देता है लोहे का। तो मैं वैसे अगर होता तो मुंबई और बॉम्बे और मुर्मुगांव को लेके जाता, लेकिन विशाखापट्टनम अगर ये तीनों ऑप्शन साथ रहते तो ज़्यादा बेटर होता। थोड़ा सा मुंबई को छोड़ना थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। खैर, आपको मैंने जो रियलिटी थी वो बता दी है। कई बार जो हमारे बुक्स में होते हैं आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन कंसेप्ट मैंने बता दिया कि अगर देखा जाए तो जो आयरन का ट्रेड है वो दोनों घाटों से अच्छे से होता है, तो विशाखापट्टनम और ये, ठीक है। तो अगर आए कभी भी तो विशाखापट्टनम अगर आए तो लगा दीजिएगा, लेकिन मैं इन दोनों के साथ थोड़ा सा जा रहा था। नेक्स्ट, पौधे की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी है। जलोढ़क मृदा। जलोढ़क मृदा, जब जलोढ़क मृदा अगर नहीं दे रखी तो दोमट मिट्टी, बलुई, चिकनी, दोमट, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब जलोढ़क मृदा या गाद वाली मृदा में जब हम बालू मिला देते हैं तो दोमट मिट्टी कहलाती है, ठीक है। तो दोमट मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जलोढ़क ऑटोमेटिकली सबसे उपजाऊ होती है। भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्र में भी जलोढ़क ही होती है, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में। खादर और बांगर दो टाइप की जलोढ़क मिट्टी होती है। जो नई जलोढ़क होती है उसे खादर बोलते हैं, जो पुरानी जलोढ़क होती है उसे बांगर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पेयर सही नहीं है। इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है, कौन सी बात सही नहीं है। ये कुछ देखो, पवनों की बात हो रही है, ये पवन है, ये विंड्स हैं और ये प्लेस हैं। सऊदी अरब में कौन सी हरमट्टन बोल रहे हैं। चिनूक अमेरिका में बिल्कुल सही है। ब्रिकफील्डर्स ऑस्ट्रेलिया में, फान स्विट्जरलैंड में, हरमट्टन सऊदी अरब, ये चेक करना पड़ेगा। हरमट्टन एक गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। यह पवन उद्गम स्थल सहारा के मरुस्थल पर अत्यधिक शुष्क होती है, किंतु गिनी तट पर पहुंचने पर इसकी वहां की जलवायु में राहत मिलती है, अतः इसे डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। तो मतलब ये गलत है, सऊदी अरब के पास ये वेव ये विंड नहीं चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर देखेंगे, इनमें से कौन सी
ग्रहीय पवन नहीं है। एक ये भी हमारे जो क्लाइमेट से, जो ओशनिक करंट और विंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। ये सबसे कठिनतम पोर्शन है ज्योग्राफी का और यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बताइए, उष्ण वाली जलवायु, थोड़ी सी है ये गलती यहाँ पे, जायरे लिखा हुआ, जायरे होगा ये। भूमध्य सागरीय जलवायु ट्यूनीशिया, मानसूनी जलवायु थाईलैंड, शीतोष्ण अनसमुद्री जलवायु स्वीडन। आंसर की ओर देखते हैं। शीतोष्ण अनसमुद्री जलवायु स्वीडन, इनमें से कौन सा ग्रहीय पवन नहीं है? स्वीडन में तेगा प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मतलब स्वीडन वाला ऑप्शन आपका गलत है। ये क्वेश्चन मुझे भी क्लियर नहीं था, ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आ रहा था एक्चुअली, तो डी ऑप्शन इसमें माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहाँ मिलेंगे? जहाँ ठंडक ज़्यादा होगी, है ना। तो उष्ण कटिबंधीय को तो ऑप्शन में से हटा दो, भूमध्य सागरीय को ऑप्शन में से हटा दो। अब टुंड्रा टैगा में से हमें कुछ देखना पड़ेगा। बताइए क्या होगा आंसर? टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश में लाई और लाइकेन प्रकार की जो वनस्पतियाँ होती हैं वो इसी कैटेगरी की आती हैं, ठीक है ना, क्लियर। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जो मोटी छाल वाली जो पौधे वो पाए जाते हैं, जिन्हें मुकवी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो आपको वन हैं, कोणधारी वन, शीतोष्ण वाले टेम्परेट जोन के, वो मिलते हैं कहाँ पे? टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा बिल्कुल 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ से ऊपर नीचे, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व उपेक्षित कटिबंधीय बीमारी दिवस, ये एक दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड की जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज हैं भूमध्य सागर के एरिया में, देखिए मैं बता दूं, इस पर हमने ये करंट का क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये भूमध्य सागर, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ये हमारा इक्वेटर है, और ये जो क्षेत्र है जहाँ पे वर्ष भर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा धूप निकलती है, यहाँ पे कुछ बीमारियाँ भी होती हैं बहुत ज़्यादा, है ना। और ऐसी बीमारियाँ जिस पे विश्व का ध्यान नहीं जाता है, बिकॉज ये गरीब देशों में ज़्यादा होती है। तो इसके लिए एक अलग से दिन डिसाइड किया गया है। वो दिन कौन सा है? 10, 12, 25, 30 जनवरी। जल्दी बताइएगा। ये देखिए 30 जनवरी, 30 जनवरी, जो कि खास तौर से ट्रॉपिकल, ये जो डायरिया वायरिया ये सब होता है ना, लूज मोशन वगैरह, सब उसी के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है जी। 30 जनवरी 2021 को विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय महामारी के रूप में मनाया गया। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन सत्र किस स्थान पर आयोजित किया गया? इस बार के खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हुए? जल्दी बताइएगा। लद्दाख में, लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में। वैसे बारामूला में भी हुए थे। नेक्स्ट, देखिए खेलो इंडिया का बता दूं, खेलो इंडिया ना भारत सरकार की पहल है कि ओलंपिक और एशियाड जैसे जो हमारे इंटरनेशनल बड़े बड़े गेम्स है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कैसे हम अपनी मेडल टैली को इम्प्रूव करें। इसके लिए स्कूल लेवल पे ही बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रकार से ये कैंपेन शुरू किया गया है। हर साल होता है, जिसमें जो बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं, 1000 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, खिलाड़ियों को, जिनको कि 8 वर्ष तक 5 लाख प्रति वर्ष के रूप में उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, ताकि अपने खेल को सुधार सकें, ठीक है। चलिए, जो हमारा यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके तहत ये होता है ना, खेल मंत्रालय। भारत और फ्रांस का संयुक्त युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट, ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले कराया था। डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन कहाँ कराया गया, कहाँ किया गया? देखिए ध्यान से, जोधपुर राजस्थान। जब मैंने बोला था भारत और फ्रांस का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 कहाँ हुई थी? इंडिया फ्रांस के बीच में, जोधपुर में, जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर होगा ना। कहाँ किया गया था यार? डी, हाँ जोधपुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवच, ये कवच मिलिट्री एक्सरसाइज ये किससे क्या रिलेटेड है? भारत की ही सेनाओं का एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, भारत की अपनी सेनाओं का, अंडमान निकोबार आइलैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे कई विदेशी देश लगा देंगे साथ में वो लोग, इससे क्या हो जाएगा कि आप घबरा जाओगे, किसी विदेशी देश को हम टिक मार देंगे, इंडिया का ही था ये, ठीक है। देखिए अगर आपने जीएस की क्लासेज अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो जीएस क्लासेस जरूर ज्वाइन करिए। ये 50 नंबर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देंगे। इस एक महीने में काफ़ी कुछ चीज़ें बदल सकते हैं, ठीक है। तो 7678666727 पे आप व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब कोई समस्या आपको है इससे, तो इससे बात आसानी से आप कर सकते हैं। कॉल को अवॉइड कीजिएगा, मैसेज के थ्रू आप इंपॉर्टेंस जो है वो बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सॉ, ये देखिए सॉ के नाम से एक हथियार बनाया गया है ना, एयरफील्ड वेपन है ये। किस संस्था ने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया जी,
DRDO, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। भारत नवाचार सूचकांक है, नीति आयोग जारी करता है इसको। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है। ये दूसरी बार किया है इन्होंने, नीति आयोग ने, है ना। पहली बार तो यही क्वेश्चन आ गया, नीति आयोग भारत नवाचार इंडेक्स जारी करता है। इसके अंतर्गत भारत के कौन सा राज्य में कितनी इनोवेशन हो रही है, ठीक है। इसमें कर्नाटका रैंक 1 पे है, दूसरी बार लगातार। रैंक 1 पे कौन है? कर्नाटका है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले, देखें क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ, IEA का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये हमारा होगा मेरे ख्याल से गुरुग्राम में होना चाहिए। मुझे ISA के साथ कंफ्यूजन हो गई, सॉरी। फिर से पेरिस में है, फ्रांस में। इसका अभी भारत के साथ अभी समझौता हुआ है ना, ये ध्यान देना। गुरुग्राम वाला क्या है? गुरुग्राम वाला ISA है, इंडियन सोलर अलायंस, जो भारत और फ्रांस ने शुरू किया था। 121 देशों का एक समूह है जो कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करता है, खासतौर से सोलर एनर्जी के ऊपर, ठीक है। और IEA का हेडक्वार्टर है हमारा पेरिस में। भारत ने हाल ही में इनके साथ एक MOU साइन किया है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे, जब पद्मा अवार्ड्स आ गए, देखो पद्म अवार्ड 2021 से क्वेश्चन आ रहा है ये, इनमें से सार्वजनिक मामलों में, पब्लिक अफेयर्स में की श्रेणी में किसको पद्म विभूषण दिया गया? भारत का सबसे बड़ा पद्म अवार्ड्स और